Yetti Ertuğrul! Ya Allah! Oğlumun canına kıydığını altınlara soy! Durun. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीजन 3 एपिसोड 18 की। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि ओराल और अलियार दोनों डाकुओं की जगह पर अपनी औरतों को बचाने के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई भी फ्रांसिस्को के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। तभी पीछे से एक डाकू आता है और कहता है आप आ गए। अर्तुगरुल भाई कहते हैं मैं अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता। फिर वो डाकू पूछता है सोना कहाँ है। अर्तुगरुल भाई एक थैली की तरफ उसे इशारा करते हुए बताते हैं वो रहा सोना। वो आदमी कहता है अब मेरे पीछे चलो। फिर अर्तुगरुल भाई अपने घोड़ा लेकर उसके पीछे चलने लगते हैं, लेकिन फ्रांसिस्को बड़ी चालाकी से अपने कुछ आदमियों को झाड़ियों के पीछे छुपा देता है ताकि अर्तुगरुल भाई कोई भी चालाकी ना कर सके। दूसरी जानिब ओराल और अलियार तेजी से डाकुओं के ठिकाने पर पहुंचने वाले थे। फ्रांसिस्को का आदमी एक जगह पहुंचकर अर्तुगरुल भाई से कहता है अपने घोड़ों को तुम्हें यही छोड़ना होगा। अर्तुगरुल भाई अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध देते हैं। सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर उस आदमी के साथ चलने लगते हैं। दूसरी जानिब फ्रांसिस्को गार में आग के पास बैठा हुआ था। तभी फ्रांसिस्को का एक आदमी उससे आकर बताता है अर्तुगरुल आ चुका है। फ्रांसिस्को उठकर बाहर चला जाता है। इतने में इस्लान खातून अपने हाथ रस्सी से खोल लेती है। हलीमा उससे कहती है अभी बिल्कुल भी हरकत मत करना। फिर फ्रांसिस्को अपने आदमी से कहता है इन दोनों औरतों को भी ले आओ और वो दोनों आदमी खोलकर उन्हें बाहर ले जाते हैं। फ्रांसिस्को का आदमी अर्तुगरुल भाई को लेकर ठिकाने पर पहुंच जाता है। अर्तुगरुल भाई सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर सामने पहुंच जाते हैं और वहीं फ्रांसिस्को भी अपने आदमियों के साथ दोनों औरतों को लेकर आ जाता है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं पहले हलीमा और इस्लान खातून को भेजो। फ्रांसिस्को मुस्कुराते हुए कहता है इतनी भी क्या जल्दी है। फ्रांसिस्को इकट्ठा करना पसंद करता है, किसी को छोड़ना नहीं। ये सुनकर अर्तुगरुल भाई सोने के सिक्कों से भरा थैला उसके आगे फेंक देता है और अपनी तलवार निकालकर हमला कर देते हैं। फ्रांसिस्को अपने आदमियों से कहता है मार दो इसे। और वहीं इस्लान भी अपने हाथ खोलने के बाद में हलीमा सुल्तान के भी हाथ खोल देती है और फिर तीनों के तीनों फ्रांसिस्को के आदमियों से मुकाबला करने लगते हैं। कभी कुछ देर बाद वहाँ ओराल और अलियार भी पहुंच जाते हैं। अलियार अपने तीर से निशाना लेता है तो वहीं ओराल अपनी तलवार फ्रांसिस्को के पेट में घोंप के उसे मार डालता है और फिर थोड़ी ही देर में फ्रांसिस्को और उसके सभी आदमी वहाँ पर मारे जाते हैं। हलीमा सिक्कों से भरा थैला फ्रांसिस्को के ऊपर डाल देती है और गुस्से में नीचे बैठकर कुछ सोने के सिक्के उसके मुंह में ठूसने लगती है। फिर वो रोते हुए अर्तुगरुल भाई तक पहुँचती है क्या मेरा बेटा गुंदूज जिंदा है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं हाँ हलीमा वो जिंदा है, वो तुम्हें देखकर और अच्छा हो जाएगा। हलीमा कहती है अल्लाह का शुक्र है और फिर वो अर्तुगरुल भाई के गले लगती है और ज़ारो कतार रोने लगती है और फिर कहती है घर चलो अर्तुगरुल, मुझे अपने बेटे को देखना है। फिर वो जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस्लान कहती है अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे दो बहादुर भाई दिए हैं। फिर अलियार कहता है मैं घोड़े लेकर आता हूँ। अर्तुगरुल भाई कहते हैं शुक्रिया अलियार भाई, अगर तुम्हारे ऊपर ना होता तो ये बहुत बुरा हो सकता था। अलियार कहता है अल्लाह हमें एक साथ रखे और हमेशा हमारे कबीलों को हर मुश्किल से बचाए रखे। फिर अर्तुगरुल भाई ओराल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। ओराल भी अपने हाथ बढ़ाते हैं और दोनों हाथ मिलाते हैं। ओराल कहता है एक बहादुर के साथ लड़ने का जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं, आज एक शर्फ वाला दिन है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं शुक्रिया ओराल साहब,
साहब। दूसरी जानिब अमांदा मारिया के पास पहुंचती है और उसे खुशबू वाली शीशी देती है। मारिया वो शीशी लेती है और उसे सूंघती है और फिर वो अचानक उस पर हमला कर देती है, उसे बेहोश कर देती है और कहती है तुम्हारा असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है अमांदा। इतने में सिमन अंदर आता है और कहता है मारिया अब हम जंग शुरू करा सकते हैं। दूसरी जानिब आई कबीले का ढोल बजने लगता है और वहाँ मौजूद अफराद इकट्ठा हो जाते हैं। अर्तुगरुल भाई अपने सभी लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और कबीले के सभी लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हलीमा घोड़े से उतरते ही फौरन गुंदुस को देखने के लिए खेमे में भाग कर जाती है और जानदार भी इस्लाहान को अपने गले लगा लेता है और खेमे में अंदर गुंदुस बेहोशी की हालत में बैठा था और उसके करीब हाइमा खाला सर को पकड़े हुए आंखों में आंसू लिए बैठी थी। इतने में हलीमा सुल्तान वहाँ पहुँच जाती है और गुंदुस के पाट कर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है अपनी आंखें खोलो मेरे प्यारे बेटे, मेरे साथ ऐसा मत करो। बाहर जानदार अर्तुगरुल भाई से कहते हैं इस्लाहान की जिंदगी आपकी मकरूज है अर्तुगरुल साहब, अल्लाह आपसे खुश हो। अर्तुगरुल भाई कहते हैं अलियार और ओराल साहब की मदद से ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। ये कहकर अर्तुगरुल भाई अंदर चले जाते हैं। फिर अलियार जानदार से कहते हैं मेरा भाई बेगुनाह है बाबा, हमने सब डाकुओं को मार दिया है। ओराल खड़ा मुस्कुराता है और बाकी सब अपने अपने खेमे में अंदर चले जाते हैं। वहीं अंदर खेमे में हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल भाई जारों को तार एक दूसरे से गले लगकर रो रहे थे और बाकी सब लोग उन्हें देखकर रोने लगते हैं। कुछ ही देर बाद गुंदुस भी अपना आंखें खोलता है और फिर अपनी अम्मी को पुकारता है। गुंदुस की आवाज सुनकर वहाँ सब चौंक जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बहुत खुश होते हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं क्या तुम सच में जाग गए हो गुंदुस? गुंदुस कहता है बाबा आप मुझे असली वाली तलवार कब दोगे? ये सुनकर वहाँ सब मुस्कुराने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं जब सही वक्त आएगा बेटा मैं तुम्हें दूंगा। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है भाई बाहर सीमन आया है और वो एक बंदी हुई औरत को लेकर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। मरकजी खेमे में जानदार ओराल से खामोशी से पूछता है कौन है, तुम किस आदमी से मिलने गए थे? ओराल कहता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बाबा लेकिन अभी नहीं। जानदार गुस्से में कहता है मुझे नाम बताओ उसका। ओराल कहता है अमीर सादतुद्दीन कोपेक से मिलने गया था मैं। जानदार बेयकीनी से उसकी तरफ देखता है। ओराल कहता है बाबा अगर आपको अभी भी मेरा यकीन नहीं तो आपको लगता है कि इसमें मेरा हाथ है तो आप कोपेक से पूछ सकते हैं मैं उनके साथ था या नहीं। मैं उनकी तरफ से बहुत खुशखबरी वाली खबर लेकर आया हूँ। इसलिए मैं बाहर अर्तुगरुल भाई मरकजी वाले खेमे में आ जाते हैं। अलियार पहुँचता है। गुंदुस कहता है अर्तुगरुल भाई कहते हैं वो ठीक है उसने आंखें खोल ली है। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं अब्दुर्रहमान ने मुझे बताया है कि बाहर सीमन एक औरत को बांध कर यहाँ लाया है। ये सुनकर ओराल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो सब बाहर आ जाते हैं। बाहर सीमान अमांदा को एक रस्सी में बांधे हुए खड़ा था। सीमन अर्तुगरुल भाई से कहता है मैंने पता लगा लिया है जिसने तुम्हारी औरतों और मेरे बाजार पर हमला किया था, मैं इसको तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। हलीमा गुस्से में आकर अमांदा से कहती है तुम मेरे बेटे से क्या चाहती थी? अर्तुगरुल भाई उसे रोक लेते हैं और कहते हैं हम पता लगाएंगे हलीमा। फिर ओराल ड्रामा करते हुए अमांदा की तरफ आगे बढ़ता है और उसे झपटे मारते हुए उसे गिरा देता है और नीचे बैठकर उसके कान में आहिस्ता से कहता है अगर तुमने इन्हें कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतने में अर्तुगरुल भाई आगे आते हुए ओराल से कहते हैं ये हमारे रवैयात के खिलाफ है कि मुकदमा के बगैर किसी को नुकसान पहुंचाया जाए और खास तौर पर एक औरत को। ओराल कहता है मैं जानता हूँ अर्तुगरुल साहब मैं अपने आप को रोक नहीं सका तो माफी चाहता हूँ। फिर अर्तुगरुल भाई अब्दुर्रहमान को बुलाकर कहते हैं इसे खेमे के अंदर ले जाओ। अब्दुर्रहमान उसे पकड़कर अंदर ले जाता है। फिर सिमन कहता है मारिया ने इसको फ्रांसिस्को के साथ बात करते हुए देखा था। अर्तुगरुल भाई कहते हैं अगर आप मुजरिमों को जानते थे तो पहले क्यों नहीं बताया सीमन? सीमन कहता है मुझे जैसे ये पता चला मैं अमांदा को लेकर यहाँ आ गया हूँ अर्तुगरुल साहब। वैसे भी एक तुर्क एक ईसाई की बात पर यकीन बिल्कुल नहीं करते अगर मैं सच भी बोलता तो। अर्तुगरुल भाई मुस्कुराते हुए कहते हैं हम तुर्क किसी भी बहादुर आदमी पर एतमाद करते हैं। फिर सीमन कहता है मुझे उम्मीद है आप ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दोगे अर्तुगरुल साहब। फिर वो ओराल की तरफ तंजिया अंदाज में देखते हुए मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ओराल की बीवी चोलपन भी आई कबीले में पहुँच जाती है और ओराल के पास आकर कहती है मैंने बाजार में देखा वो लोग अमांदा को घसीट रहे थे, क्या हुआ? ओराल कहता है अर्तुगरुल उसे तफ्तीश करने के लिए अंदर ले गया है। चोलपन कहती है अगर उसने मुंह खोल दिया तो हमारा काम और खेल सब खत्म हो जाएगा। ओराल कहता है तुम बिल्कुल परेशान ना हो वो कुछ नहीं बताएगा लेकिन वो सीमन अब उसका काम खत्म हो गया है, मैंने उसे बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया है, मैं उसको मारने वाला हूँ। अंदर अर्तुगरुल भाई अमांदा से पूछते हैं किसने क्या था ये और उन डाकुओं के पीछे कौन था? इतने में ओराल भी वहाँ आता है और अमांदा को घूरने लगता है। फिर अमांदा कहती है बच्चे भी जानते हैं अर्तुगरुल साहब क्या आपके दुश्मन ज्यादा हैं और दोस्त कम? अर्तुगरुल भाई कहते हैं ये बात तो ठीक है लेकिन अगर तुम हमें इस वक्त सिर्फ एक नाम बता दो तुम्हारे लिए वो काफी होगा। अमांदा गहरी सोच में पड़ जाती है और कहती है मुझे फ्रांसिस्को पर शक था। अर्तुगरुल भाई कहते हैं अब हमें
हमें बताओ ये काम उसने किसके लिए किया था। अमांदा कुछ सोचने के बाद कहती है सीमन। हाइमा खाला कहती है अगर सीमन ने किया है उसने तुम्हें हमारे हवाले क्यों किया है। अमांदा कहती है क्योंकि वो अपने आप को इस मामले से अलग रखना चाहता है। अर्तुगरुल भाई उसकी बात से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं होते और कहते हैं ये बोलेगी और जरूर बोलेगी कि उस हमले के पीछे असल में कौन था, वरना यह अपनी सारी जिंदगी जेल में काटेगी। ये सुनकर अमांदा और ओराल दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर ओराल चाकू निकालकर अमांदा की तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है ताकि उसे मार दिया जाए और उसका खेल खत्म हो जाए और उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन अलियार उसे रोक लेता है और उसको कुछ भी ऐसा करने से रोक लेता है। ओराल कहता है मेरा हाथ छोड़ो अलियार और मुझे इसे मारने दो, इसे मेरी बहन को मारने की कोशिश की है। अलियार कहता है रुक जाओ भाई। फिर जानदार भी गुस्से में ओराल को रोकता है। फिर अर्तुगरुल भाई अब्दुल रहमान से कहते हैं इस औरत को कैद वाले पिंजरे में ले जाओ। अब्दुल रहमान उसे पकड़ कर बाहर ले जाते हैं। फिर जानदार कहता है सिर्फ बंद करने से आप इसका मुंह नहीं खुलवा सकते अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल भाई कहते हैं हम एक औरत पर तशद्दुद नहीं कर सकते, ये मामला मैं खुद देखूंगा और इसका मुंह खुलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जानदार कहता है अल्लाह करे आप इसका मुंह खुलवाने में कामयाब हो जाएं अर्तुगरुल साहब। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं कल शाम को मैं एक दावत का इंतजाम कर रहा हूँ क्योंकि हमारी औरतें और मेरा बेटा सही सलामत वापस आ गया है, मैं आपको भी इसकी दावत देता हूँ। जानदार कहता है शुक्रिया अर्तुगरुल साहब और फिर वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल भाई अपने घर वालों के साथ अपने खेमे में मौजूद होते हैं। हलीमा कहती है वो सीमन जो अपने मरते हुए बाप को पानी पिला दे वो हमारे ऊपर इतना एहसान क्यों कर रहा है। फिर हाइमा खाला कहती है सीमन का असल मकसद क्या हो सकता है अर्तुगरुल भाई कहते हैं मैं अमांदा को आजाद करने जा रहा हूँ, अगर एक कुत्ते को आजाद कर दिया जाए तो यकीनन वो भागकर अपने मालिक के पास ही जाएगा। दूसरी जानिब बानो जिजेक अमांदा पर 3rd डिग्री का रोल अपना रही थी और उसका मुंह खुलवाने की कोशिश कर रही थी। अमांदा कहती है मैं मासूम हूँ और मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल भाई वहाँ पहुँचते हैं। बानो जिजेक कहती है अर्तुगरुल भाई ये जरूर बताएगी, सूरज डूबने से पहले मैं इसका मुंह जरूर खुलवा लूंगी। अमांदा रोते हुए कहती है मैं बेगुनाह हूँ, मेरा यकीन करो मैं बेगुनाह हूँ। फिर अर्तुगरुल भाई अपना खंजर निकालते हैं और उसके रस्से खोलते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो। बानो जिजेक हैरान होते हुए कहती है सरदार आप इस पर कैसे यकीन कर सकते हो। अर्तुगरुल भाई कहते हैं ये सच बोल रही है बानो जिजेक, अमांदा बेगुनाह है, असल मुजरिम सीमन है। फिर अर्तुगरुल भाई अमांदा से कहते हैं तुम आजाद हो और जा सकती हो, हलीमा सुल्तान तुम्हें यहाँ से रवाना करेगी। अमांदा खुश हो जाती है और जाते हुए कहती है आप एक अच्छे और बहादुर आदमी हैं अर्तुगरुल साहब। दूसरी जानिब जावेदर कबीले में सरदार जानदार कहते हैं मुझे तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे जरा सा सभी पछतावा ना रहे। ओराल कहता है आप यकीन रखें मावा हम कबीले की भलाई के लिए जिंदा हैं। फिर अलियार भी ओराल की तारीफें करता है कि उन्होंने कल बहुत अच्छी लड़ाई की। फिर जानदार पूछता है तुमने अमीर सादुद्दीन कोपेक के साथ किस बारे में बात की थी। ओराल कहता है अमीर सादुद्दीन कोपेक इन जमीनों की हुक्मरानी हमें देने जा रहे हैं बाबा। जानदार कहता है मैं उस आदमी को 30 साल से जानता हूँ बेटा, हमने एक जंग भी साथ में लड़ी थी, जितना मैं उसे जानता हूँ वो जमीनें किसी के हवाले नहीं करता बल्कि उनसे लेता है। वो ऐसा आदमी है जो अपने खुफिया इरादे छिपा कर रखता है। लेकिन ओराल गुस्से में आ जाता है और कहता है मुझे उनके इरादों को नहीं पता लेकिन वही इलाका हमें देना चाहते हैं। ये कहकर वो बाहर चला जाता है और जानदार गहरी सोच में पड़ जाता है। और यहाँ नाज़रीन ये एपिसोड अपने इख्तिताम पे पहुँचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मज़ीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं 5वीं बहस की और इस बहस में हम बात करेंगे मुजाहिद कबीर हसन आगा तोशी की। तो चलिए शुरू करते हैं। खैरुद्दीन बारबोसा अपने मनसब कबूदान पाशा बहरिए का सबसे बड़ा मनसब था कि हस्बे इक्तिज़ा उस्मानी बहरिए को मुनज़्ज़म करने में मसरूफ़ हो गया और बहर मुतवस्त के मशरिक़ी इलाके में अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। जबकि हसन आगा तोशी जो इनका नायब था, नायब हेल्रबेग कोई मनसब है कि हैसियत से यूरोपी बहरी डाकुओं से दो हाथ करने में मसरूफ़ हो गया। हसन को जिहाद फी सबीलिल्लाह के सिलसिले में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी शख्सियत अल जज़ाइर में सुजात और बहादुरी का नमूना थी। वो शुमाली अफ्रीका के इस्लामी इलाकों के दफ़ा में जिहाद फी सबीलिल्लाह के सिलसिले में इस्लामी ईसार कुर्बानी की एक रोशन मिसाल बनकर उभरा। अल जज़ाइर ने बड़ा रोब और दबदबा और जलाल हासिल कर लिया था। मसीह इक़वाम अपने अजीम बादशाह शहंशाह चार्ल्स पंजम की हुकूमत से मदद मांगने लगी और उसके झंडे तले पनाह तलाश करने के लिए दौड़ पड़ी। उनमें से पोप पॉल सालिस का नाम सरे फहरिस्त आता है। 946 हिजरी मुताबिक
1539 عیسوی میں چارلز پنجم نے خیر الدین سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی امیدیں پوری نہ ہو سکیں۔ تمہیں حاکم تسلیم کرتا ہوں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس نے خیر الدین کو ورغلانے کی کوشش کی تھی کہ تھوڑے سے جزیے کے بدلے میں شمالی افریقہ کا تمہیں حاکم تسلیم کرتا ہوں، لیکن خیر الدین نے اس کی بات اس چال کو ناکام بناتے ہوئے اس عزت افزائی سے انکار کر کے چارلز کو ناکام بنا دیا تھا، کیونکہ چارلز پنجم الجزائر کے ساتھ معاہدہ کر کے فرانسیسی اور عثمانی معاہدے کا جواب دینا چاہتا تھا، اور اس طرح شمالی افریقہ کو استنبول سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب دولت عثمانیہ اور افریقہ کے درمیان اتحاد ختم ہو جائے گا تو شمالی افریقہ اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے گا اور اس کا سقوط آسان ہو جائے گا۔ حسن آغا توشی امن و امان قائم کرنے، حکومت کو مضبوط بنانے فراہم کرنے اور ملک کے تمام علاقوں کو الجزائر کے مرکزی اقتدار میں متحد کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ مستغانم کے شہر نے جب اطاعت قبول کر لی تو وہ جنوب مشرق کی طرف بڑھا اور ضابط کے دارالحکومت بکرا پر قبضہ کر لیا اور اس کے مضافاتی علاقوں کو فتح کر کے ایک قلعہ تعمیر کیا اور وہاں محافظ فوج متعین کر دی۔ جمادی الاول 949 ہجری کے مطابق ستمبر 1539 عیسوی کو عثمانی لشکر جہازوں پر سوار ہوا۔ یہ لشکر 1300 سپاہیوں پر مشتمل تھا جو 13 جہازوں پر سوار تھے۔ لشکر اسپانیہ کی طرف چل پڑا۔ حسن آغا کی قیادت میں جب یہ لشکر ساحل پر پہنچا تو ایک شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور اس میں موجود مال اور دولت، کھانے پینے کی اشیاء اور مالی غنیمت مسلمانوں کے لیے اکٹھا کر لیا۔ اس لشکر نے ہسپانیہ کی جنوبی ساحل کو خوب تاراج کیا۔ ہسپانیوں کا بہت سا مال اور متاع ہاتھ لگا، بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں سے بعض کو غلام بنا کر مغربی اقصی کے شمالی علاقوں بالخصوص نتوان میں بیچ دیا۔ پھر میدان جنگ کی طرف لوٹا اور جب الجزائر واپس آنے کا ارادہ کیا تو راستے میں ایک بہت بڑے قبیلے سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ یہ ایک ہسپانوی قبیلہ تھا جس کے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ فریقین کے درمیان سخت معرکہ ہوا، دونوں طرف سے چند جہاز غرق ہوئے، لیکن اس عظیم معرکے میں ہسپانیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ چارلز پنجم نے بحر متوسط کے مغربی علاقے میں اسلامی تحریک جہاد کو ختم کرنے کی غرض سے ایک بھرپور عسکری حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا، بر اعظم یورپ میں کسی حد تک امن کی فضا قائم ہو گئی، کیونکہ محرم 945 ہجری کے مطابق 25 اکتوبر 1541 عیسوی کو فرانس کے ساتھ ذیلس کا معروف معاہدہ طے پا گیا۔ یہ معاہدہ 10 سال کے لیے منعقد ہوا۔ 40 خامس الجزائر کے شہر کے سامنے لنگر انداز ہو گیا۔ جب حسن آغا توشی نے یہ صورتحال دیکھی تو الجزائر کی بڑی بڑی شخصیات اور ملک کے قابل عزت لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں اسلام اور وطن کی خاطر جہاد کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا، دشمن تمہارے سر پر پہنچ چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کو قیدی بنائے۔ شہید ہو جاؤ دین حنیف کی راہ میں۔ یہ اراضی ہم نے طاقت کے زور سے فتح کی ہیں۔
اب ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی تو کامیابی یقینی ہے۔ ہم اہل حق ہیں، مسلمانوں نے انہیں دعائیں دیں اور دشمن کے خلاف جہاد میں ان کو مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ سو حسن آغا لشکر ترتیب دینے اور جنگ کی تیاریاں کرنے میں لگ گئے۔ دوسری طرف ہسپانیہ والوں نے اپنے بچاؤ کا سامان منگوانا شروع کیا۔ چارلز پنجم حسن آغا کی تیاریاں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ حسن آغا کو دھوکہ دے۔ اس نے اپنے کاتب کو ایک خط لکھنے کا حکم دیا۔ اس خط میں اس نے آغا حسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو جانتا ہے میں بادشاہ ہوں، پوری مسیحیت میرے ماتحت ہے، اگر تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو قلعہ فوراً میرے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو میری گرفت سے بچا لے، وگرنہ میں قلعے کے پتھروں کو سمندر میں پھینک دینے کا حکم دوں گا، اور پھر نہ کچھ تیرے ہاتھ رہے گا، نہ تیرے آقا کے ہاتھ اور نہ ترکوں کے ہاتھ، میں پورے ملک کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ یہ خط حسن آغا تک پہنچا۔ انہوں نے اسے پڑھا اور بڑی متانت سے جواب دیا، میں سلطان سلیمان کا خادم ہوں، آ اور قلعے پر قبضہ کر لے، لیکن یاد رکھنا یہ اس علاقے کی ریت ہے کہ جو دشمن یہاں آتا ہے اسے موت کے علاوہ کچھ نہیں دیا جاتا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہسپانیہ نے الجزائر پر ایک مرتبہ عروج کے عہد حکومت میں حملہ کیا اور دوسری مرتبہ خیر الدین کے دور میں کیا، لیکن اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، بلکہ اس کی دولت چھن گئی اور لشکر موت کی گھاٹ اتر گئے۔ اب تیسری مرتبہ بھی انشاءاللہ تیرے ہاتھ وہی موت آئے گی۔ اسی رات چارلز کے کیمپ میں والی الجزائر کی طرف سے ایک قاصد پہنچا اور اجازت طلب کی کہ جو لوگ الجزائر سے نکلنا چاہتے ہیں، بالخصوص بچے اور عورتیں، انہیں آزادی سے باب الوادی سے نکل جانے کی اجازت دے دیجیے۔ چارلز سمجھ گیا کہ الجزائر کی فوج آخری دم تک دفاع کا ارادہ کر چکی ہے اور شہر اس وقت تک فتح نہیں ہوگا جب تک وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہو جاتا۔ حالانکہ بادشاہ نے ابھی تک محاصرے کے وقت استعمال ہونے والی توپیں نہیں اتاری تھیں، لیکن مجاہد ہسپانیہ کی فوجوں پر مسلسل تابڑتوڑ حملے کر رہے تھے، ہر جگہ ان پر جھپٹ رہے تھے، حتیٰ کہ مالٹا کے ایک سپاہی نے اس گوریلا جنگ کے متعلق اپنی ایک رپورٹ میں لکھا، اس طریقہ جنگ نے ہمیں جو اس باختہ کر دیا ہے کیونکہ ہم اس جنگی چال سے پہلے واقف نہیں تھے۔ مجاہدین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی کیونکہ یہ سن کر کہ اسپانوی فوجیں الجزائر کے سامنے اتر چکی ہیں، مجاہدین ملک کے گوشے گوشے سے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے تھے اور لشکر میں شریک ہو رہے تھے، چونکہ مجاہدین ملک کے چپے چپے سے واقف تھے، اس لیے ان کے حملے بڑے تباہ کن تھے اور یہ نہایت ہی عقل مندی سے اپنی منفرد اور ممتاز جنگی چالوں کو آزما رہے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کی مدد فرمائی، زور کی بارش شروع ہو گئی، تیز آندھیاں چلنے لگیں، سمندر کی موجیں پہاڑ کی بلندیوں سے آگے گزرنے لگیں، حملہ ور فوج کے خیمے اکھڑ گئے، جہاز ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، کئی غرق آب ہو گئے، منہ زور لہروں نے کئی جہازوں کو ساحل پر پٹک دیا اور مسلمان جو شہر کا دفاع کر رہے تھے ان جہازوں پر ٹھپٹ پڑے، سامان جنگ اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہاتھ لگیں سب پر قبضہ کر لیا۔ بارش کی وجہ سے بارود بیکار ہو گیا۔ ان مشکلات میں چارلس نے الجزائر پر حملوں کی کوشش کی، لیکن اس کا ہر حملہ ناکام ثابت ہوا۔ حاجی بشیر جو فوج کے افسر تھے نے بہادری کے ساتھ
बहादुरी के हैरान कन जोर दिखाए, अपने लश्कर को लेकर दुश्मन पर हमलावर हुआ और बड़ी बहादुरी, बेमिसाल जुर्रत और कमाल शुजाअत के साथ कई नसरानियों के सर कलम किए। अलजायर की अस्करी क़यादत ने सूरत हाल से पूरा फ़ायदा उठाया। इस्लामी लश्कर ने गोरिल्ला तरीके से हमला करके पीछे आहट की। इस्लामी लश्कर ने गोरिल्ला तरीके से हमला करके पीछे हट आने की पॉलिसी इख्तियार करके कश्तियों के रिश्ते लगा दिए और कई नसरानी खेत रहे। बादशाह ने जब ये सूरत हाल देखी तो बाकी मानदा फौज को साथ लिए भाग खड़ा हुआ और हिस्पानिया जाने के बजाय इटली की तरफ चला गया। जिन अवामील ने बादशाह को इस हंडीमत से दो चार करने की में मदद दी, उनमें एक आमिल था मुसलमानों की बेहतरीन क़यादत। अलजायरी कौम का उस क़यादत पर एतमाद और मुख्तलिफ कबाइल का अल्लाह ताला की राह में शहादत हासिल करने के लिए मैदान जंग में कूद पड़ना और इस्लाम और मुसलमानों के दफा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। अलजायर के लोग इस शिकस्त को असहाब फेल की शिकस्त से तशबिया देते थे, जिसका जिक्र कुरान करीम में आया है। उन्होंने सुल्तान सुलेमान के नाम अपने ख़त में इस बात का इजहार भी किया और कहा, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने चार्ल्स पंजम और उसके लश्कर को असहाब फेल के लश्कर जैसी सज़ा दी है। उनके मकर फरेब को नाकाम बना दिया है। उन पर तंदो तेज़ हवा और ज़ोर समुद्री फ़ौजें भेजी हैं और उनको समुद्र के साहिलों पर कैदी और मकतूल बना छोड़ा है और उनमें से बहुत कम लोगों ने निजात हासिल की है। अलजायर के लोगों ने खुआ वो उस अक़लीम की असली बाशिंदे थे या इंदलिस के मुसलमान जो अपने दीन को बचाकर अलजायर हिजरत कर आए थे, तमाम ने चार्ल्स की शिकस्त की एक माह बाद सुल्तान सुलेमान को एक ख़त लिखा और उन तमाम दर्दनाक और रूह फरसा हालात की तस्वीर कशी की जिनसे इंदलिस के मुसलमान दो चार थे। उन्होंने बिला फसील बयान किया कि इंदलिस में इस्लामी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जो लोग अपने दीन पर कायम रहे, नसरानियों ने उन पर कैसे जुल्म किए, कैसे तफ्तीशी महकमों और मसीही इदारों ने उन पर सितम ढाए, कैसे उन्हें कत्ल किया गया, उन्हें जलाया गया। उन मज़ालिम की रुदात के अलावा ख़त में मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह नासिरुद्दीन सैफुल्लाह अली अल काफिरीन खैरुद्दीन की इन खिदमत जलीला को सराहा गया जो उन्होंने इस्लाम की खातिर पेश की। ख़त में इस बात को भी बयान किया गया कि अहले इंदलिस ने पहले भी सुल्तान से मदद तलब की है और सुल्तान ने उनकी मदद की है, जिसके नतीजे में अलजायर की मदद के लिए अस्करी इमदादी भेजी जाए, क्योंकि ये इमदाद अहले इस्लाम के लिए दफ़ाई किला साबित होगी और अहले कुफ्र व तुग़यान के लिए अज़ाब और परेशानी। ये मुल्क तुम्हारे नाम से मौसूम होगा और तुम्हारे अजीम उल मर्तबत सल्तनत के मातहत होगा। इससे टूटे हुए दिलों की ढाढ़स बंध जाएगी और बिखरी हुई रियाया मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हो जाएगी। खैरुद्दीन पाशा को इसके साबिक़ मनसब की तरफ लौटाया जाए, यानी अलजायर का हैदर बेग खैरुद्दीन हमारे आका के एहकाम की पूरी तामील करता है, क्योंकि उन्होंने इस वतन को नई जिंदगी दी है। ये इस वतन के बेहतरीन मददगार हैं और तमाम मुशरिक उनसे खौफ और परेशान भी हैं। खैरुद्दीन बारबूसा अलजायर पहुंचा ताकि अल्लाह ताला की तौफीक से इस मुल्क और मुसलमानों का दफा करे, जिनकी हालात हिस्पानिया के खिलाफ सिर्फ हो चुकी थी। खैरुद्दीन ने हेनरी बुकिया, एक ओहदे का नाम है, पर इक्तफा किया और इसी मनसब में रहते हुए तमाम अमूर सर अंजाम दिए। फिर वो अपना बहरी बेड़ा लेकर हिस्पानवी इलाकों की तरफ रवाना हुआ ताकि उन्हें दर्दनाक
عذاب چکھائے۔ سلطان سلیمان نے حسن آغا توشی کو عسکری خدمات، ہسپانیہ کے خلاف کامیابی، بحر متوسط کو اسپانیہ کی بحری بیڑے سے کسی حد تک خالی کرانے میں فعال کردار کے اعتراف میں پاشا کے منصب پر فائز کیا۔ ہسپانوی فوج ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہی تھی اور اپنی قوت مضبوط کرنے میں مصروف تھی کہ عثمانی بحریے کے جہاز ہسپانیہ اور اٹلی کے ساحلوں کی طرف چل پڑے۔ ان جہازوں نے وہاں پر متواتر کئی حملے کیے، خوف اور ہراس پھیلایا، ہسپانوی اور اطالوی علاقوں میں دور تک نکل گئے، جو کچھ ہاتھ لگا اس پر قبضہ کر لیا۔ یورپی ملک عثمانیوں کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ شمالی افریقہ کے وہ علاقے جہاں پر اسپانیہ کا قبضہ تھا، جیسے وہران وغیرہ، ان کارروائیوں سے تھرا اٹھے۔ سعودیوں نے ایک اور محاذ پر پرتگالیوں کے مقابلے میں شاندار فتح حاصل کر لی۔ انہوں نے سانتا کروز کا قلعہ فتح کر لیا۔ جو ہی پرتگال کے فرمانروا جان سالس کو اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً آصفی اور آزموت سے اپنی فوجوں کو انخلاء کا حکم دے دیا اور اس سلسلے میں مدرید میں مقیم اپنے سفیر کو ایک خط لکھا۔ یہ خط 28 رمضان المبارک 1948 ہجری بمطابق دسمبر 1541 عیسوی کو لکھا گیا۔ جان سالس نے اس خط میں اسپانوی شہنشاہ چارلس خامس کو اس واقعے کی اطلاع دی اور ان اسباب کا ذکر کیا جن کی بنا پر پرتگال نے اپنے دونوں مرکزوں آصفی اور آزموت سے پسپائی کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ خطرناک جگہ ہونے کے علاوہ یہ دونوں مرکز ارد گرد سعودی فوجوں سے پٹے پڑے تھے، کیونکہ انہیں عثمانیوں کی طرف سے امداد مل چکی تھی۔ سعودی فرمانروا عثمانی توپ خانے اور حربی آلات کی وجہ سے خاصی طاقت حاصل کر چکا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس حد تک دولت عثمانیہ نے مغربی اقصی میں اسلامی قوتوں کو امداد فراہم کی تاکہ وہ یہاں پر موجود مسیح فوجوں سے دو ہاتھ کریں۔ دولت عثمانیہ اس طرح اپنی پشت کو محفوظ کر کے آگے بڑھنا چاہتی تھی اور اندلس کی بازیابی کے لیے ہسپانیہ پر حملہ کرنے کی سوچ میں تھی۔ سعودیوں کو مدد فراہم کرنے میں دولت عثمانیہ نے اپنی رغبت کا اظہار کیا تاکہ مغربی اقصی کے جنوبی مراکز میں پرتگالیوں کی موجودگی ختم ہو جائے تو وہ سمندر کو اندلس کی طرف عبور کرے، کیونکہ مغربی اقصی سے اندلس کے علاقے قریب پڑتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں چارلس کی انجام کی۔ الجزائر پر حملہ میں چارلس پنجم کی ناکامی کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ نہ صرف ہسپانوی شہنشاہیت اور اس کے فرمانروا چارلس پر بلکہ پوری دنیا پر ایک عربی شاعرانہ اثرات کے بارے میں یوں کہتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ چارلس سے پوچھو کہ اس نے ہمارے کتنے لشکر دیکھے ہیں، بس یہ تو اس کے لیے کچھ نہیں تھے، صرف اس کو دھتکار رہے تھے۔ نمبر 2، اس نے ایک بحری بیڑا اور لشکر جرار تیار کیا، لیکن جب وہ واپس ہوا تو ایک ناکام، خائب اور خاسر شخص کی مانند واپس ہوا۔ شکست کی خبر یورپ پر بجلی بن کر گری اور بڑی تیزی سے حالات میں تبدیلی واقع ہوئی۔ چارلس خامس کا کوئی ہمدرد اور حلیف نہ رہا سوائے انگلستان کے بادشاہ ہنری سوہم کے۔ باقی سب لوگ فرانس کے بادشاہ ڈاک، ڈنمارک کے بادشاہ اکورا سکندینافیا کے بادشاہ کے ساتھ مل گئے۔ فرانسیسیوں کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، کیونکہ الجزائر کا سقوط لامحالہ فرانس کے سقوط کا سبب بنتا۔ فرانس کے فرمانروا افسر
انسوا اول نے سلطان سلیمان قانونی کے ساتھ معاہدہ کی فوراً تجدید کر لی۔ چارلز کی شکست کی شمالی افریقہ کے اندر لوگوں کے مورال پر بھی بہت برا اثر پڑا رہا۔ یورپ تو ایک طویل عرصے تک اہل یورپ کے دلوں پر مسلمان کا رعب چھایا رہا۔ چارلز خامس الجزائر پر دوبارہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر الدین اور حسن آغا کا رعب خاص و عام پر یوں چھایا کہ دور سے اگر انہیں کوئی سایہ بھی نظر پڑتا تو چیخ اٹھتے کہ خیر الدین آ گیا ہے، اور لوگ بھاگنا شروع کر دیتے، اپنے گھروں، کھیتوں، منڈیوں، بازاروں سے فرار ہو جاتے۔ اگر تیز سمندری ہواؤں کی وجہ سے کوئی جہاز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا تو لوگ گمان کرتے کہ خیر الدین باربروسا نے سمندر کو بھڑکا دیا ہے، اسے ہی جان پذیر کر دیا ہے اور ان کے جہازوں کو اسی نے ہی غرق کیا ہے۔ الجزائر کی قائدین کا خوف حد درجے چھایا ہوا تھا، حتیٰ کہ ہسپانیہ اور اٹلی والوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب کوئی جرم صادر ہوتا، چوری ہوتی، فتنہ و فساد ہوتا، تخریب کاری ہوتی، بیماری یا وبا پھیل جاتی یا ملک میں قحط سالی شروع ہو جاتی تو لوگ کہتے یہ سب کچھ خیر الدین اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ خیر الدین کے خوف سے یورپی سسکیاں پڑھتے اور زیر لب یوں کہتے سنائی دیتی تھے: باربوسا کل شر علم اور عمل مدمر فیہا الزلہ خادمہ۔ ترجمہ: باربوسا تو ہر شرارت کی بنیاد ہے، جتنے بھی غم و علم ہیں فتنوں و فساد پر مبنی کام ہیں، اذیت دینے والے جنہیں اور تباہی پھیلانے والوں کی کارستانیاں ہیں، سب تیری وجہ سے ہیں۔ یہ سمندری ڈاکو وہ شخص ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں حسن آغا توشی کی وفات کی۔ حسن آغا توشی آخر دم تک اپنا مقدس فریضہ سر انجام دیتے رہے، حتیٰ کہ 951 ہجری بمطابق 1544 عیسوی کو اس دنیا فانی سے عالم بقا کی طرف چل دیے۔ الجزائر کے حکومتی ارکان نے بلا اتفاقی حاجی بکیر کو ان کی ذمہ داریاں سونپ دی اور انہوں نے الجزائر کی حکومتی ذمہ داریاں پوری کرنا شروع کی، حتیٰ کہ باب عالم استنبول نے نئے حاکم کا تقرر کر دیا۔ حسن بن خیر الدین جن کا بحیثیت حاکم تقرر ہوا، اسی سال الجزائر پہنچ گئے اور حکومتی ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں۔